देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। 7 दिन के इंतजार के बाद आखिरकार प्रदेश को नया मुखिया मिल ही गया। बीते रोज हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में जिस तरह से प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम के साथ ही उप मुख्यमंत्री पद के लिए राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा का चयन किया गया है, उससे तमाम राजनीतिक पंडितों के कयास पूरी तरह से बेमानी साबित हुए हैं। यादव का नाम घोषित होते ही सियासी से लेकर प्रशासनिक गलियारों तक सभी अचंभित रह गए। यही वजह है कि अब यादव के मंत्रिमंडल के सदस्यों के नामों को लेकर लोगों में नए कयासों का दौर शुरू हो गया है। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रदेश में भी मंत्रिमंडल के गठन में लागू किए गए फार्मूला का उपयोग किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री इस बार बतौर विधायक सदन में बैठे नजर आ सकते हैं। उनकी जगह नए और युवा चेहरे मंत्री पद की कुर्सी पर नजर आएंगे। पार्टी नेताओं का मानना है कि जिस तरह पार्टी ने सीएम पद के लिए नए चेहरे पर दांव खेला है, वैसे ही मंत्रिमंडल में भी चौंकाने वाले नाम सामने आना तय है। इस विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। गुलरेज शेख जी हमारे साथ जुड़े हैं, भाजपा प्रवक्ता। कांग्रेस से हमारे साथ अमित शर्मा जी जुड़े हैं। जयेंद्र सोमवंशी हमारे साथ जुड़े हैं आपसे, और शैलेंद्र मिश्रा शैली जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप चारों मेहमानों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गुलरेज शेख जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सीएम फेस को लेकर चौंकाया था, वैसा ही क्या मंत्रिमंडल में भी चौंकाने वाले नाम सामने आने वाले हैं? देखिए, डेफिनेटली मंत्रिमंडल में सभी वर्गों को, एज ब्रैकेट्स को, सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बात पे विश्वास रखती है कि हमको देश का, प्रदेश का और यहाँ तक के नगर और गांव का भी जो पिक्चर पेंट करना है, विकास का, जनप्रतिनिधित्व का, वो 20-25 साल तक का पेंट करना है। तो हम जनरेशन चेंज करते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो हमारे एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनको अवसर नहीं मिलता। अभी आपने ये देखा कि किस प्रकार से जनरेशन जब चेंज हुई तो मोहन जी के साथ 2 एक्सपीरियंस्ड पुराने लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो आप मिश्रण यदि आप देखेंगे तो आयु का भी होगा और अनुभव का भी होगा। इसी प्रकार से आपको इसमें भी नजर आएगा कि जो मंत्रिमंडल बनेगा उसमें आयु भी होगी, उसमें अनुभव भी होगा, उसमें लिंग अनुपात भी मेंटेन किए जाएंगे, उसमें सभी समुदायों को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा और सभी क्षेत्रों को भी मिलेगा। जी जी, गुलरेज शेख जी बिल्कुल सही कहा कि आयु, अनुभव और युवाओं को मौका देने की आपने बात करी। अमित शर्मा जी, आपके पास आऊंगी। हालांकि मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन भारत के नागरिक, मध्य प्रदेश के नागरिक होने के नाते आपसे भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह मंत्रिमंडल में चौंकाने वाले नामों की चर्चा हो रही है, नए सीएम को मौका मिला इस बार, जिनके नाम को लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है कि ये कैसे आ गए। अभी तक लोग अचंभित है कि ये कैसे आ गए, क्योंकि वो कहीं से कहीं तक लिस्ट में नहीं थे। उसी तरह से क्या लगता है मंत्रिमंडल में भी इस तरह के कुछ नाम हो सकते हैं जो सच में चौंका सके? देखिए, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री दिए हैं जी, और मुझे ऐसा लगता है कि जो पुराने चेहरे, मतलब प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और 18 साल के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जिस तरीके से एक साइडलाइन कर दिए गए, और जब आने वाले समय में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, हालांकि वो उनका निर्णय है, लेकिन इस निर्णय में मुझे ऐसा लगता है कि नए लोग, जो नए उभरते हुए लोग हैं, वो कम से कम मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। नागेंद्र सिंह और तमाम ऐसे फहरिस्त लिस्ट है पुराने मंत्रियों की। जयंत मलैया भी जीत के आए, लेकिन शायद उनके सपने रह जाएंगे। कुछ उषा ठाकुर जीत के आई हैं, उनके भी सपने रह जाएंगे। कुछ कई लोग ऐसे हैं कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो मंत्री ना बन पाए। बीजेपी पुराने चेहरों को हटाकर नए चेहरों को मौका देगी। जब उन्होंने मध्य प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को परिवर्तन कर दिया तो आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे और बदलाव देखने को मध्य प्रदेश में होंगे। लेकिन मैं मध्य प्रदेश के उपलक्ष्य में यह कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं ये एक्सपेरिमेंट आने वाले लोकसभा चुनाव में कितना होगा और कितना सही, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन खासकर वो होगा जिनके जीते हुए लोगों के, आधों के मन में शिवराज और आधों के मन में प्रहलाद और आधों के मन में नरेंद्र सिंह तोमर थे, लेकिन अब जिनके मन में मोदी होंगे वो मेरे ख्याल से मंत्रिमंडल में होंगे। अब किन किन के मन में मोदी हैं ये आने वाले समय में 1-2 दिन में
पिक्चर साफ हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप ही के सवाल के साथ चैलेंज मिश्रा जी आपके पास आऊंगी मैं। जैसा कि अमित जी ने कहा है कि मोदी के मन में जो जो होंगे, और साफ कहा है कि शिवराज जी के जो चहेते जिनके मन में ये ख्वाहिश थी कि शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, उनका भी कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिलेगा, या फिर इस तरह बगावत के सुर भी 2024 में नजर आने वाले हैं? देखिए धर्मिष्ठा जी, मुझे बगावत के सुर तो कहीं भी नज़र नहीं आए। आज जो निर्णय कल भारतीय जनता पार्टी ने दिया मध्य प्रदेश के लिए, और आज जो राजस्थान में निर्णय दिया है, ये चौंकाने वाला ज़रूर लग सकता है, लेकिन हम लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अभिनव प्रयास करती रही है, जिसके लिए उनकी तारीफ भी होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के भी सम्मानित वक्ता बैठे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी अपनी, जो आपको याद होगा धर्मिष्ठा जी, पिछली डिबेट्स में परिणाम आने के पहले हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में जो थर्ड रो है वो कहीं नजर नहीं आ रही जी। लेकिन अब उन्होंने थर्ड रो भी दिखा दी। उन्होंने सीधे सेकंड टाइम के जो एमएलए हैं मोहन यादव जी, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया। राजस्थान में फर्स्ट टाइम के जो एमएलए हैं शर्मा जी, उनको चेहरा बना दिया। छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी चेहरा लाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस डेयरिंग के साथ तीनों स्टेट्स में जो निर्णय लिया है, अब वसुंधरा जी का विरोध तो समय तय करेगा। शिवराज जी ने तो एक सुर में आज कह दिया कि वो तो पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता हैं और आगे भी रहेंगे, और कुछ बहुत बड़ा दायित्व उनके हिस्से में आने वाला है या उनको दिया गया है जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बारीकी से निर्णय लिया है, और मोदी जी के फेस पे हम लोगों का ध्यान बार बार जाता है, लेकिन एक बात को बिल्कुल मानना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वही सर्वोपरि होता है, और कहीं ना कहीं जो संघ की जो भूमिका होती है भारतीय जनता पार्टी के पीछे, वो भी साफ नज़र आती है। और ये जो निर्णय हुए हैं खासकर मध्य प्रदेश और राजस्थान के, इनको लेके सभी को स्पष्ट होना चाहिए, और चिंता का विषय ये उन राजनीतिक दलों के लिए है जिनको भविष्य में भारतीय जनता पार्टी का अगले चुनाव में सामना करना है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त चुनौती का दौर उनके लिए जिनको भारतीय जनता पार्टी का सामना करना है। जयेंद्र सोमवंशी जी आपके पास आऊंगी मैं। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी युवाओं को मौका दे रही है, नए मुख्यमंत्री बनाए हैं, तीनों राज्यों में नए मुख्यमंत्री बनाए, नए चेहरों पर दांव खेला है, और मंत्रिमंडल में भी चर्चा है कि नए चेहरे हो सकते हैं, कुछ पुराने चेहरे भी होंगे, लेकिन नए चेहरों को ज्यादा मौका दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये बता रही है कि हमारा केवल एक ही नेता नहीं है, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को भी मौका मिलेगा। जैसे आम आदमी पार्टी लगातार कहती है कि भारतीय जनता पार्टी में युवाओं को मौका नहीं मिलता है। जयेंद्र जी, आप तक आवाज आ पा रही है मेरी? शायद जयेंद्र जी तक हमारी आवाज नहीं आ पा रही है। अमित शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि शैलेंद्र जी ने कहा कि दूसरी पंक्ति के जो नेता होते हैं उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी मौका देती है, कांग्रेस में दूसरी पंक्ति कहीं नजर नहीं आती है। देखिए, अब चूंकि जनता के जनादेश सर्वोपरि होता है और जनता का जनादेश विपक्ष में बैठने का काम कांग्रेस पार्टी करती है जी, और वर्तमान में कर रही है। मैं कहना चाहता हूं बड़ी विनम्रता से कि शायद हो सकता है कि कुछ लोगों को ना दिखता हो, लेकिन दूसरी नहीं, हमने जीतू पटवारी किस पंक्ति के नेता थे, प्रीवत सिंह किस पंक्ति के नेता थे। आज अगर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे जो भूरिया, विक्रांत भूरिया जीते हैं, वो आज किस पंक्ति के नेता हैं। तमाम ऐसे लोग हैं, और हमारे पास तो इस तरह के भी चेहरे हैं कि हमने केरल से एक यूथ कांग्रेस की हमारी बहन को, जो नौजवान साथी है हमारी, उस बहन को राज्यसभा भेजने का काम किया। और कांग्रेस का तो इतिहास रहा है। आज हम पुराने इतिहास पर चले जाएं तो आनंद शर्मा हो, मध्य प्रदेश से सुरेश पचौरी हो, तमाम ऐसी फहरिस्त लिस्ट है जिनको कांग्रेस पार्टी ने न केवल लोकसभा बल्कि राज्यसभा में भी भेजने का काम किया। आज मैं खुद 4 बार पार्षद का चुनाव लड़ चुका हूं। आज कहीं ना कहीं मैं भी एक आम परिवार, एक कर्मचारी के पुत्र का बेटा हूं। मुझे भी उठाकर कांग्रेस पार्टी ने जिले का अध्यक्ष बनाया, यूथ कांग्रेस में जिम्मेदारी दी, एनएसयूआई में जिम्मेदारी दी, तमाम जब सत्ता रही तो समितियों में भेजने का काम किया। जब 18 महीने सरकार थी तो मध्य प्रदेश युवा आयोग का सदस्य बनाया। लेकिन लगातार नौजवानों को हमेशा, और कमलनाथ जी ने भी, करीब 43 ऐसे लोग थे कि जिन नए लोगों को चुनाव मैदान में उतारा। इसका अर्थ ये नहीं है कि आज सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है तो कांग्रेस पार्टी ने नए लोगों को मौका नहीं दिया। नए लोगों को महती जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने दी है। और मैं कहना चाहता हूं, राजनीति से परे उठकर, कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, आज चैनल पे चाहे गुलरेज जी बैठे हो चाहे सामने मैं बैठा हूं,
मैं कहना चाहता हूं कि इस तरीके से नए नौजवानों का बदलाव का दौर है, नए नौजवानों को आगे आना पड़ेगा। आज राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे भाई शैलेंद्र जी बैठे, आप बैठे, तमाम लोग हैं। हर पार्टी में नए नित्य कोई ना कोई परिवर्तन होता रहता है, प्रकृति भी बदलाव करती है, तो राजनीतिक दल भी लगातार बदलाव कर रहे हैं। और जो नए लोग आएंगे निश्चित तौर पे प्रतिभा, ऊर्जा का उत्साह रहता है, कहीं ना कहीं एक नया कुछ करने की ऊर्जा और उत्साह रहती है। मैं समझता हूं कि चूंकि चुनाव हो चुके हैं जी, भारतीय जनता पार्टी के भी जो नए मुख्यमंत्री बने, मुझे ऐसा लगता है कि 8.5 करोड़ लोगों की भावनाओं के प्रति काम करेंगे, जन कल्याण और मध्य प्रदेश को, विकसित मध्य प्रदेश में जो आगे बढ़ाने का काम होगा, विपक्ष के तौर पर उनका सहयोग करने का काम भी कांग्रेस पार्टी करेगी। लेकिन नकारात्मकता होगी तो उसकी ऊर्जा और उत्साह के साथ उनका विरोध भी करेगी। इसीलिए मैं नए नौजवान को जिम्मेदारी दी गई है, मैं उसकी बधाई देना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि जो अच्छे काम होंगे उसका सपोर्ट भी किया जाएगा और जो गलत काम किए जाएंगे उसका विरोध भी किया जाएगा। बिल्कुल सही कहा अमित जी आपने। गुलराज शेख जी, आपके पास आऊंगी। भारतीय जनता पार्टी में 70 से अधिक यानी कि 70 से ज्यादा वरिष्ठ विधायक मंत्री पद की रेस में बने हुए और इनमें से करीब 2.5 दर्जन चेहरे तो ऐसे हैं जो बीते कई बार से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, इसके बाद भी वे अब तक मंत्री नहीं बने। तो क्या इस बार लगता है कि उनकी उम्मीदें पूरी होगी, इस बार उन्हें मंत्री पद मिल सकता है? देखिए, उम्मीदें हमारे कार्यकर्ता, जिसके अंदर विधायक भी हमारे कार्यकर्ता होते हैं, उनकी भी पूरी होती है, उसके क्षेत्र की आवाम की भी पूरी होती है और उनसे जुड़े जो हमारे कार्यकर्ता उनकी भी पूरी होती है। लेकिन एक समन्वय जरूर बनेगा। मैंने आपको पहले ही कहा कि एक्सपीरियंस्ड और आयु दोनों का समन्वय बनेगा, क्षेत्र और जाति का भी समन्वय बनेगा, लिंग का अनुपात कितना होना चाहिए उसका भी समन्वय बनेगा। तो मध्य प्रदेश के बेहतरी के लिए, मध्य प्रदेश को एक नंबर का राज्य बनाने के लिए जिस अनुभव की जरूरत है वो, प्लस जिस युवा जोश और युवा ब्लड के, उन दोनों का मिश्रण होगा। एक मिनट आप देखेंगे इस चीज को। बिल्कुल हम देखेंगे इस चीज को। लेकिन जो कई बार से मंत्री बने हुए हैं यहाँ पर, जैसा कि मैंने अभी भी कहा है आपको, 1.5 दर्जन से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो मंत्री पद की रेस में हैं और उन्हें उम्मीद है कि वो मंत्री बनेंगे। इसके उलट ऐसा भी है कि कुछ मंत्री ऐसे जो लगातार मंत्री बने हुए हैं और उनको लेकर कुछ विधायकों में असंतोष की स्थिति भी नजर आ रही है क्योंकि वो मंत्री पद की रेस से बाहर हो गए। देखिए, कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है कि उसको बार बार कैबिनेट पे लिया जाता है और उसके लिए यदि किसी और को उसकी जगह एडजस्ट करना है तो पार्टी उसको दूसरे अवसर देती है। ऐसा नहीं है कि इधर किसी को नहीं लिया तो उसकी राजनीतिक जीवन खत्म हो गया। पार्टी बहुत बड़ी है, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। हमारे पास 50 आयाम है जहां उनके अनुभव का, उनके कार्यशैली का उपयोग किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, उनके अनुभव का, उनकी कार्यशैली का प्रयोग किया जाएगा। जयेंद्र सोमवंशी जी, आपके पास आऊंगी। जैसे कि भारतीय जनता युवाओं को मौका देने की बात कर रही है और आम आदमी पार्टी लगातार यही कहती है कि भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, उन्हें युवाओं को मौका नहीं दिया है जितना कि आम आदमी पार्टी ने दिया है। ये बिल्कुल सही बात है। और चूंकि आम आदमी पार्टी एक नया राजनीतिक दल है और तकरीबन अगर आम आदमी पार्टी में अगर देखा जाए तकरीबन 80% से 90% तो युवा ही है। आज मेरी भी जो एज है वो तकरीबन 29 साल के आसपास है, तो तकरीबन 80% लोग तो इसमें युवा हैं। और लगातार मैं ये जो युवा लगातार नेतृत्व कर रहा है उसका स्वागत करता हूं। लेकिन जो धोखा हुआ है शिवराज सिंह चौहान जी के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, ये वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर देखा जाए ब्याले की तरह ये हो गया है। फॉर्म भरा शिवराज जी ने, टेस्ट दिया सांसदों ने और पास हो गए डॉक्टर साहब। तो ये कहीं ना कहीं समझ में नहीं आया। अगर आप इसको पूरे सिस्टम को अगर देखेंगे तो पूरा का पूरा ये रिमोट कंट्रोल सिस्टम बनाना चाहते हैं। क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान जन नेता थे जी, उनके साथ बहुत धोखा हुआ है। आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने मध्य प्रदेश के अंदर एक रिमोट कंट्रोल सरकार बना दी है। आज जो छत्रप यहाँ हुआ करते थे उनका छत्रप खत्म करके उनको सीमित कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये बात, इस पे भी विचार करने की जरूरत है। जयेंद्र जी, जो यहाँ पे बड़े बड़े नेता हुआ करते थे। जयेंद्र जी, जैसा कि आपने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन किया गया, शिवराज जी तो खुद कब से कह रहे हैं, कई बयानों में वो कह चुके हैं कि मैं कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, मुझे पद की लालसा नहीं है। तो आप शिवराज जी के लिए क्यों चिंता कर रहे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूं, परसों वो तकरीबन 10 या 9 तारीख को शायद श्योपुर में थे जी। तो वो अटल बिहारी जी की
जो कविताएं थे वो गुनगुना रहे थे, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, पल पाल के कपाल पर मिटता मिटाता हूँ, गीत यही गाता हूँ, गीत यही गाता। तो ठीक कहीं है, ना वो कहीं तो वो दिल्ली कविता को है, कविता संदेश दे गाने रहे का तो थे। सबको अधिकार है। हाँ, लेकिन वो दिल्ली को एक संदेश देना चाहते थे। वो जिस प्रकार से लगातार चुनाव के बाद क्षेत्र में उतरे थे कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश नहीं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि एक घटना थी जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे जी तो उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जी से बात की थी कि आप तो कृषि मंत्री बनाना चाहते हैं, आप बनेंगे क्या? तो उस समय भी शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश छोड़ने से मना कर दिया था। ठीक है। और अभी भी देखा जाए, अगर आज उनकी प्रेस वार्ता देखी जाए, उसमें भी देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान जी का चेहरा बहुत मायूस था और वो मध्य प्रदेश नहीं छोड़ना चाहते थे। ठीक है, लेकिन चूंकि ठीक है जयेंद्र जी, पुनः आऊंगी आपके पास। गुलरेज शेख जी, जैसा कि हमारे आम आदमी पार्टी के बोल रहे हैं जयेंद्र सोमवंशी जी ने कहा है कि शिवराज जी को साइडलाइन किया गया है और रिमोट कंट्रोल की सरकार भारतीय जनता पार्टी चला रही है, और साथ ही शिवराज जी के ऊपर जयेंद्र जी का बहुत ही लग रहा है कि लगाव है, उनका चेहरा मायूस जो है देखा नहीं जा रहा है। नहीं, कल तक यही लोग शिवराज जी के विषय में क्या क्या बोल रहे थे, ये आप पुरानी इनके रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। लेकिन मैं आज ही की यदि बात करूं तो आज इन्होंने शिवराज जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को कोट किया, पूरी कोट नहीं किया, उसमें कुछ चीजें निकाल दी, कुछ नहीं निकाली। उन्होंने बहुत कुछ कहा उसमें, उन्होंने पार्टी के विषय में बहुत कुछ कहा, उन्होंने अपना कार्यकर्ता भाव को भी बताया कि वो किस प्रकार से कार्यकर्ता भाव चलते हैं, किस प्रकार से पार्टी ने उनको हमेशा नवाजा है। तो ये बातें नहीं करें, बेहतर होगा। शिवराज जी ही प्रस्तावक थे मोहन जी भाई साहब के नाम के, ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में रचे बसे शिवराज जी एक पीढ़ी परिवर्तन में करती रहती है और होना भी चाहिए, एक नेचुरल प्रोसीजर है। और जहां तक शिवराज जी का विषय है ना, मैं सब पैनलिस्ट को कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी को कल भी बहुत प्यारे थे, आज भी बहुत प्यारे हैं, वो कल भी बहुत प्यारे रहेंगे। इसकी जिम्मेदारी हमारी है, आप उसकी चिंता मत करें। वो बड़े हमारे कद्दावर नेता है और मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ, उनका दुख बयां कर रहा हूँ। आप नहीं बोल पाएंगे उनका दुख, लेकिन मैं तो बोल सकता हूँ ना उनका दुख। आज जिस प्रकार से उनकी स्थिति दिखाई दे रही थी। जयेंद्र भाई, शिवराज जी के लिए पार्टी ने इससे भी अच्छा सोच रखा है। अमित जी बहुत अच्छा। आज जो पुराने छत्रप नेता थे उनको साइड करते गए। आप ये बात भी तो देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर जो आपके कृषि मंत्री थे, आपने उनको सीमित कर दिया, स्पीकर बना के रख दिया। सभापति का पद जो होता है वो मुख्यमंत्री से बड़ा होता है प्रोटोकॉल में, क्या बात कर रहे हो आप? ठीक है, अमित शर्मा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल होता है, लेकिन ये कहना मतलब क्या बात कर रहे हो आप सर कि गुलरेज भाई ने बड़ी हंसते हुए जवाब दे दिया जी। और उन्होंने बता दिया कि उनका भविष्य और बेहतर होने वाला है शिवराज जी का जी। और चूंकि शिवराज जी को पता चल जाए कि और बेहतर होने वाला है, तो इससे अच्छा वो शायद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज शिवराज जी सारी बातें भी कर गए, लेकिन उन्होंने ये कहा अगर गिड़गिड़ाने की आवश्यकता होगी तो मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन किसी के आगे मांगने नहीं जाऊंगा और गिड़गिड़ाऊंगा नहीं। तो इस तरह से भी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरे मध्य प्रदेश में। और आप देखिए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले धर्मिष्ठा हमारी कुछ लाडली बहनें गई थी और बेचारी बिलक बिलक के रोई हैं और उन्होंने कहा मीडिया में कई 2 दिन से चल रहा है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया था, हमने शिवराज जी को वोट दिया था। तो निश्चित ही ये भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मामला है। शिवराज जी मेरे लिए प्रिय नहीं है, क्योंकि शिवराज जी तो मुझे आज भी वही व्यापम घोटाले में याद आते हैं, वही पटवारी घोटाले में याद आते हैं, वही मध्य प्रदेश में महिलाओं के अत्याचार में याद आते हैं, ये मुझे हमेशा याद आते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से शिवराज जी को साइडलाइन, तो ये उनका इंटरनल मामला मैंने कहा ना, लेकिन आज पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवराज जी का जो कॉन्फिडेंस लेवल था और जो संदेश देने की 2 लाइन में कोशिश करी थी उन्होंने, पूरी मीडिया जगत में भी उसकी चर्चा है। तो गुलरेज भाई शायद उनके बेहतर भविष्य की कामना जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनका भविष्य कितना बेहतर हो गया ये शिवराज जी समझ गए। गुलरेज जी, इन्होंने जो कहा ना कि शिवराज जी ने ये कहा था कि दिल्ली जाके कुछ अपने लिए मांगने से बेहतर है ये मर जाना समझूंगा, ऐसा कुछ कहा था। उसका अर्थ ये था कि पार्टी ने मुझे इतना दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है कि पार्टी ही आगे मेरी केयर करेगी। उन्होंने ये कहा था मैं कभी नहीं मांगता हूँ, मेरी केयर हमेशा पार्टी करती है। तो उस तरह के कार्यकर्ता है वो। आपको समझने में उनको अभी 4 जन्म और लग जाएंगे भाई साहब।
नहीं, हमें समझना भी नहीं है, क्योंकि मोदी जी उन्हें समझ गए। गुलरेज भाई, अमित शाह और मोदी समझ गए कि उनके जिसके मध्य प्रदेश के मन में, मेरे ख्याल से शिवराज जी के मन में मोदी जी नहीं है, इसीलिए उन्होंने आज ये 2 लाइनें जो आपने कह के बताई ये कह दिया है। तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। शिवराज जी आप बनाओ, आप मोहन यादव जी को बनाओ, किसी को बनाओ, ये आपका इंटरनल मामला है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई व्यापम घोटाले जैसा घोटाला ना हो और गुलरेज भाई कोई पटवारियों के साथ अन्याय ना हो, पहले भी नौजवान को जनता ने आपकी रोजगार बात मिले, नहीं मानी, जो महिलाओं कि पर आपकी बातें अत्याचार झूठ ना हो। होती हैं। अब मैं वापस उस यही बेहतर करने मध्य की कोई प्रदेश की बात आवश्यकता नहीं करूंगा। है। मैं अगर आप ऐसे सकारात्मक बातें बात करोगे करने ना, तो वाला जो व्यक्ति आपको हूँ। मैं 60 नकारात्मक के और वोट हमेशा मिले हर हैं, जो जगह सीटें आलोचना मिली, की वो 6 की आवश्यकता देने में नहीं नहीं है। आएगी। लेकिन मैं कांग्रेस नहीं कह रही, ये हम नहीं कह रहे। कांग्रेस आज की जो यदि 2 दशा और लाइनें दिशा शिवराज जी सुधारना ने चाहते गुलरेज हो, भाई कही तो है, ये झूठ ये की आप लोग नौटंकी थोड़ा बंद सा करो, पूछ इस लीजिए प्रकार कि की क्या बातें कहना बंद है करो, कि तभी शिवराज जी का आपको अगली भविष्य बार बेहतर कर देगी। दिया अन्यथा है आपको कि उनको 6 के साइडलाइन कर 60 दिया। तो बहुत दूर की बात है, 6 सीटें भी नहीं मिलेंगी। ठीक है गुलरेज जी, अमित जी, ठीक है। शैलेंद्र मिश्रा शैली जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि मंत्री पद यादव का मंत्रिमंडल जो होगा उसमें कई दावेदार लोगों की मतलब दावेदारी मानी जा रही। कुछ ऐसे नाम भी है जैसे राकेश सिंह, रीति पाठक, राव उदय प्रताप सिंह, नागेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह, गोविंद सिंह, ऐसे कई नाम है दिग्गज जो लगातार इसी प्रयास में है कि मंत्रिमंडल में वो शामिल हो जाए और मंत्री पद पाने की उनकी इच्छा भी है ताकि वो मध्य प्रदेश में कुछ काम कर सके। तो क्या लगता है कि कौन कौन से चौंकाने वाले नाम यहाँ सामने आ सकते हैं? देखिए धर्मिष्ठा जी, आपकी डिबेट के अंतिम क्षणों में आप विषय पर वापस लौटी हैं जी। जो जो आपने नाम गिनाए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनमें से कई नाम तो ऐसे हैं जिनको मौका पहले से मिल चुका है। बिल्कुल। जब वो कांग्रेस में थे तब भी मौका मिला, जब छोड़ के बीजेपी में गए तब भी मौका मिला। जी। मुझे वर्तमान के जो हालात नजर आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री दिया, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने ओबीसी दिया, साथ में 2 डिप्टी दिए जिसमें एक ब्राह्मण और एक दलित चेहरा है। जी। और अभी कुछ देर पहले जब राजस्थान में चेहरा दिया वो भी ब्राह्मण चेहरा दिया, वहाँ पे स्पीकर जो है वो सिंधी समाज से दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो कोर ग्रुप है वो जिस तरह की जो प्लानिंग कर रहा है, और आरएसएस जो है पर्दे के पीछे जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है अगर उसको दृष्टिगत रख रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो दागी चेहरे हैं उनको दूर रखने का प्रयास रहेगा मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में। और एक जो संतुलन बनाए रखने के लिए, क्योंकि जो अनुभवी लोग होते हैं उनको भी दरकिनार नहीं कर सकते। आयु किसी की बढ़ जाती है लेकिन अनुभव उनके पास बहुत होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो मंत्रिमंडल भविष्य में बनेगा मध्य प्रदेश का वो बैलेंस जो होगा, लेकिन उसमें निश्चित ही नए चेहरों को और महिलाओं को जरूर अवसर प्रदान किए जाएंगे, जैसे अभी हम लोगों को संकेत मिल रहे हैं। और आपके चैनल पे भी कुछ नाम जो चलाए गए हैं, मुझे लगता है उनमें से भी काफी लोगों को मौका मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर एक बात मैं जरूर बोलूंगा, कांग्रेस पार्टी जैसी जो गुटबाजी जो होती है वो भाजपा में उतनी हावी नहीं हो पाती। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जो दखल 2020 में था, वो दखल 2023 में कितना रहने वाला है, ये भी इस मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा, जब बनेंगे मंत्री, तब नजर आएगा। क्योंकि अभी उनके कितने लोग जीते हैं, वो कितने लोगों के लिए लॉबिंग करेंगे। क्योंकि ये जो तीनों निर्णय हुए हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के, इसको देख के तो ऐसा लगता है कि बीजेपी कोई भी अंडर प्रेशर में काम करने के मूड में नहीं है, और उन्होंने नाम और चेहरे सब तय कर रखे हैं। और आने वाला जो मंत्रिमंडल है वो ना केवल 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए, बल्कि भाजपा अगले 10 सालों के लिए अपना एक नया नेतृत्व तैयार कर रही है। हमको भूलना नहीं चाहिए, मध्य प्रदेश में जब शिवराज जी की एंट्री हुई थी 2004 में, उस वक्त भी उमा जी जो सर्वाधिक वोट लेके आई थी भाजपा के लिए, उनको रिप्लेस करके शिवराज जी को लाया गया था। उस टाइम भी भारी विरोध हुआ था, उमा जी ने एक अलग पार्टी बना ली थी। आज के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जी भी उस वक्त उनके साथ चले गए थे, लेकिन उमा जी का क्या हुआ, उनको वापस आना पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी ने खुद को इतना बड़ा और विशाल कर लिया आज के समय में कि वो ये मान के चलते हैं, कांग्रेस के साथ भी है, कि जो पार्टी की लाइन से बाहर जाता है कोई भी पार्टी उसको अडॉप्ट नहीं करती है। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में भाजपा जो मंत्रिमंडल बनाएगी वो बैलेंस्ड होगा, नए लोगों को मौका मिलेगा। खासकर जो दागी लोग हैं जिन पे आरोप लगा है, जैसे अभी सम्मानित साथी कांग्रेस पार्टी के बोल भी रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे मामले थे जिनको हम भूलेंगे नहीं, तो बिल्कुल विपक्ष के नाते उन्हें भूलना भी नहीं चाहिए। और समय समय पे विपक्ष की भूमिका मजबूत तरीके से निभाना आना चाहिए, जिससे कि जो सत्ता पक्ष है वो हमेशा इस डर में रहे कि अगर वो कोई भी एक गलत कदम उठाता है तो ना केवल पत्रकारिता से जुड़े लोग, एक्टिविस्ट लोग, जनता, विपक्ष इतना मजबूत है कि वो उन चीजों को
आने इम्प्लीमेंट ही नहीं होने देगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो मतलब साफ है कि मंत्रिमंडल जो बनने वाला है नया, उसमें युवा चेहरे हो सकते हैं, कुछ पुराने भी कद्दावर नेता हो सकते हैं जो नए युवाओं को कुछ सिखाने की कोशिश करें या उनका अनुभव काम में लिया जा सके, और कई दिग्गजों को साधा जाएगा। साथ ही जो बागी है, जैसा कि आपने कहा कि बागियों को मंत्रिमंडल से दूर रखा जाएगा ताकि वो कुछ नुकसान ना पहुंचा। धर्मिष्ठा जी, भाजपा जो है मार्गदर्शक मंडल भी बनाने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का मार्गदर्शक मंडल भी बनने जा रहा है, और देखते हैं कि किन किन के नाम उसमें शामिल होने वाले हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए, विस्तार चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुलरेज शेख जी आपका, अमित शर्मा जी, जयेंद्र सोमवंशी जी और शैलेंद्र मिश्रा शैली जी, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाएं चल रही है कि यादव के मंत्रिमंडल में कौन होगा। कई नाम देश न्यूज ने सामने रखे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इन नए नामों में से कितने लोगों की दावेदारी यहां होने वाली है। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम चक्कर राजनीतिका में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ।